हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं वंशागति का आणविक आधार, यानी मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या हम कहे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, या जिसको हम डीएनए भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की जो आज हमारी क्लास रहेगी, ये क्लास पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी और सभी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या अदर नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, या 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जो ये क्लास है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार कहे, या हम इसी को कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, या इसी को हम कह सकते हैं डीएनए। कहने का मतलब, हम जो पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, हम न्यूक्लिक एसिड को या डीएनए को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अपना टॉपिक चलेगा आज न्यूक्लिक एसिड, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम कुछ विशेष बिंदुओं के थ्रू पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, किसने इसको आइडेंटिफाई किया था, कहाँ से इसको आइडेंटिफाई किया गया था, सबसे पहले किसने खोजा था इसको। तो सबसे पहले हम इसकी खोज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, यानी जिन बिंदुओं को लेकर के हम चलने वाले हैं उन्हीं को मैं आपको साइड में बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसकी खोज के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसको किसने खोजा, किसने आइडेंटिफाई किया, कहाँ खोजा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके टाइप्स देखेंगे, यानी कि प्रकार हम देखने वाले हैं, कितने टाइप्स का ये होता है। फिर टाइप्स के बाद में हम देखने वाले हैं कि इसका जो संगठन है वो कैसा होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है वो किनसे मिलकर के बना है, कौन से ऐसे पार्ट्स है, कौन सी ऐसे यूनिट्स है जो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। देन हम देखने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी संरचना हम पढ़ेंगे उसके बाद में, कि इसके स्ट्रक्चर या संरचना कैसी होती है, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए है उन दोनों के स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा, पॉइंट जो रहेगा कि जो संरचना इसकी बनी है, तो वो संरचना या इसका जो निर्माण है वो कैसे हो रहा है, मतलब इसको कौन बनाता है। और मोस्टली न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, यानी कि खुद की प्रतिकृति खुद करता है। तो इसका प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे, इसकी प्रतिकृति या रेप्लिकेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसकी जो रेप्लिकेशन होता है, इस रेप्लिकेशन में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे अनुलेखन, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुवादन। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट। इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह कुछ छोटे छोटे अपने पॉइंट्स और साथ में चलेंगे। तो मोस्टली हम जो है इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो आज की जो क्लास है हम उसको शुरू करते हैं सबसे पहले खोज से, कि न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड वो क्या है, किसने खोजा। तो न्यूक्लिक जो अम्ल है ये कैसी प्रकृति का है, क्या है। तो अम्ल हमें लगा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक एसिड है, अम्ल है, अम्लीय इसकी प्रवृत्ति होगी। और ये किस प्रकार का अम्ल है, तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि ये एक जटिल कार्बनिक अम्ल है, जटिल कार्बनिक अम्ल है ये जो न्यूक्लिक अम्ल है। इसकी जो खोज की थी सबसे पहले, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज की वो एक वैज्ञानिक है जिन्होंने की सबसे पहले, जिनका नाम है फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1869 में पस कोशिकाओं में, जो मवाद कोशिकाएं होती है, पस सेल, कहाँ खोजा, पस सेल्स में, पस सेल्स यानी मवाद कोशिकाओं में। पस कोशिका या मवाद कोशिका में सबसे पहले जो फ्रेडरिक मिशर है उन्होंने क्या देखा,
इस न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक अम्ल को खोजा और यहाँ पर उसने इसको नाम दिया था न्यूक्लीन, न्यूक्लीन कह दिया था इसको। न्यूक्लिक अम्ल जो खोजा था सबसे पहले, उसको नाम क्या दिया था, न्यूक्लीन नाम दिया था और खोजा था पस कोशिकाओं में, जिसे बाद में इसी न्यूक्लीन को या इसी को बाद में क्या कहा जाने लगा, इसी को बाद में डीएनए कहा जाने लगा। तो ये इसकी खोज के बारे में थोड़ी सी बातें। ये जो न्यूक्लीन है इसको न्यूक्लिक एसिड या डीएनए किसने कहा था, तो नेक्स्ट जो आता है इसका नामकरण, यानी इसको जो नाम था वो किसने दिया, तो ऑल्टमान करके एक वैज्ञानिक है, ऑल्टमान ने क्या किया, ऑल्टमान ने इसको जो न्यूक्लिन था, इस न्यूक्लिन को उसने न्यूक्लिक एसिड कहा, यानी कि न्यूक्लिक एसिड टर्म का जो इस्तेमाल किया था वो किसने किया था, ऑल्टमान ने किया था। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया, वो ऑल्टमान ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड कैसे दिया इन्होंने, न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा इसको, न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा ऑल्टमान ने, इन्होंने देखा कि जनरली जो न्यूक्लिक अम्ल है वो कहाँ पर मिलता है, तो केंद्रक में मिलता है। जो लिविंग सेल्स होती है, यानी कि जीवित जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में अगर अपन न्यूक्लिक अम्ल की को देखें कि कहाँ पर ये ज्यादा मिलेगा, तो जनरली ये कहाँ मिलेगा, डीएनए जनरली कहाँ मिलता है, तो केंद्रक में मिलता है। तो केंद्रक में होने की वजह से, और केंद्रक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, तो केंद्रक में होने की वजह से इसका जो नाम है वो न्यूक्लिक एसिड पड़ा। कैसे, जैसे कि जो केंद्रक है, तो केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक को अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ये रहता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक कहा गया। और एसिडिक प्रवृत्ति होती है इसकी, एसिडिक प्रवृत्ति होती है और इसी कारण से इसको क्या कह दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। तो प्रवृत्ति है इसकी जो है वो एसिडिक है, अम्लीय प्रकृति है, साथ ही केंद्रक में, न्यूक्लियस में ये पाया जाता है और इसी कारण इसको नाम क्या दे दिया गया, न्यूक्लिक एसिड दे दिया गया। चलो ये तो हो गई इसकी खोज की बात कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसको किसने खोजा, कहाँ खोजा और किसने इसको नाम दे दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये पहला अपना चीज हो गया, खोज हो गई, इसकी डिस्क्रिप्शन किसने किया, इसके बारे में पता चल गया, कहां से इसको आइडेंटिफाई किया गया, पस कोशिकाओं में खोजा था। न्यूक्लिन नाम दिया था किसने, फ्रेडरिक मिसर ने, लेकिन इसको न्यूक्लिक एसिड जो नाम मिला वो ऑल्टमान के द्वारा दिया गया। और वो किस लिए दिया गया, क्योंकि जनरली ये केंद्रक में, न्यूक्लियस में पाया जाता है और एसिडिक प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रकार। अब जो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि न्यूक्लिक जो अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 प्रकार का होता है जनरली। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक जो अम्ल है वो कितने प्रकार का होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो 2 प्रकार का मिलता है कोशिकाओं में। एक तो है डीएनए और दूसरा मिलेगा आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का मिलता है, तो सजीव जो कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड मिलता है। कितने टाइप का मिलता है, 2 टाइप का मिलता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए जिसकी की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो क्या हो जाएगी, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, आरएनए की फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो बेसिकली चाहे हिंदी में देखे या इंग्लिश में देखे, दोनों में ही, हिंदी में अपन इसको डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल कह देते हैं, इंग्लिश में सेम रहेगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड जो है वो कोशिकाओं में मिलते हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये जो दोनों है डीएनए और आरएनए, दोनों सभी जीवित कोशिकाओं में मिलते हैं, सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं और मोस्टली जो है ये आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल का वर्क करते हैं। जो डीएनए और आरएनए होते हैं, जिनमें से डीएनए जो है, मोस्टली जो डीएनए है, ये डीएनए क्या करता है, सेल्स में जितनी भी लिविंग सेल है, जीवित कोशिकाएं हैं, उन जीवित कोशिकाओं में ये क्या करता है,
आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज होता है। वो आनुवंशिक पदार्थ होता है किसी भी जीवित कोशिका का। कौन होता है? डीएनए। परंतु कुछ ऐसी सेल्स भी होती है जिनमें डीएनए प्रेजेंट ही नहीं होता। तो जिन कोशिकाओं में डीएनए होता है उन सभी कोशिकाओं में तो आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है। बट कुछ कोशिकाएं जैसे कि पादप वायरस है, जंतु वायरस है, तो प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, पादप व जंतु वायरस जो होते हैं कुछ, उनमें क्या होता है? उनमें डीएनए एब्सेंट होता है, डीएनए नहीं मिलता। तो इनमें जो है आरएनए क्या होता है? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी कि इनमें आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करेगा? तो आरएनए करेगा। तो डीएनए और आरएनए जनरली दोनों ही लिविंग सेल्स में मिलते हैं, पर कुछ कोशिकाओं में, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जैसे कि पादप वायरस, जंतु वायरस, तो उनमें क्या होता है? डीएनए नहीं मिलता, उनमें केवल आरएनए ही पाया जाता है और वहां पर आरएनए ही क्या करता है? आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। जबकि जिनमें डीएनए है जनरली उनमें क्या होता है? डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हुई कि इनका पूरा नाम क्या है, ये किनमें मिलते हैं और क्या इसका मेन वर्क होता है। इसके अलावा भी कुछ मेजर डिफरेंस की अगर अपन बात करें कि जो डीएनए है तो ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? सेल्स में तो होता है, पर कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाएगा? आरएनए जो है वो कहाँ होगा? तो नेक्स्ट अपन कर लेते हैं इनकी प्रेजेंस के बाद। जो डीएनए होता है, डीएनए सेल्स के केंद्रक में होता है मैक्सिमम। जनरली डीएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक में मिलता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, और लवकों में भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ मिलता है कोशिका में? केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और लवक में मिलता है। इसी के साथ जो है गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों का भी मुख्य भाग होता है, गुणसूत्रों का मुख्य घटक होता है डीएनए। क्योंकि मोस्टली जो होते हैं वो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र जो है वो बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन के। हालांकि इसमें आरएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्लस आरएनए जो होता है वो थोड़ा कम होता है, कम मात्रा में होता है। मोस्टली इसमें क्या होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन ही होते हैं गुणसूत्रों में। तो डीएनए मुख्य घटक है किसका? गुणसूत्रों का। तो कहाँ कहाँ मिलेगा ये? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवकों में, मोस्टली हरित लवक में और गुणसूत्रों के रूप में। इसके अलावा आरएनए जो है, तो आरएनए कहाँ मिलेगा? आरएनए जो है वो मिलेगा केंद्रिका में मिलेगा, राइबोसोम में मिलेगा, साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में भी मिल जाता है ये, और जो है गुणसूत्रों में भी मिलेगा। यानी कि आरएनए जो है वो कहाँ कहाँ मिल जाएगा? कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ मिल जाएगा, केंद्रिका में मिल जाएगा, राइबोसोम के साथ में जुड़ा हुआ मिलता है, और साथ ही कहाँ मिलता है? ये गुणसूत्रों के रूप में भी मिलता है। अब अगर दोनों की हम बात करें कि ये दोनों की संरचना जो है वो किस प्रकार से होती है, तो डीएनए द्विरज्जुकी होता है, यानी कि दो लड़ियों से मिलकर के बना होता है। डीएनए जो होगा वो कैसा होगा? द्विरज्जुकी संरचना है। जबकि आरएनए जो है वो एकल रज्जुकी। कैसे है वो अभी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो डिटेल समझ लेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे कि डीएनए कैसा होता है? द्विरज्जुकी होता है, जबकि जो आरएनए है वो कैसा होता है? एकल रज्जुकी होता है। लेकिन द्विरज्जुकी होते हुए भी जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है, डीएनए जो है, यूकेरियोटिक जो सेल्स है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं का जो डीएनए होता है वो स्पाइरली कोइल्ड होता है, यानी कि वलयित रहता है, सर्पिल रूप से वलयित रहता है। सर्पिल रूप से कैसा रहता है? सर्पिल वलय के रूप में पाया जाएगा। जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है, क्योंकि कुछ प्रोकैरियोट सेल्स में भी क्या मिलता है? डीएनए। कुछ प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता, जैसे कि वायरस थे, हमने देखा पादप वायरस, जंतु वायरस, पर बैक्टीरिया वगैरह कुछ अदर जो होते हैं, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनमें डीएनए होता है, पर वो डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, यानी कि वर्ताकार होता है। कैसा होता है डीएनए? वर्ताकार पाया जाता है उनमें डीएनए। अब जो डीएनए होता है वो डीएनए यूकेरियोट्स में जो डीएनए होता है उस डीएनए में जो है गुणसूत्रों के साथ में वो जब संगठित रहता है गुणसूत्रों के रूप में, तो उसके साथ प्रोटीन जुड़ी हुई होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो डीएनए नग्न डीएनए होता है,
नग्न डीएनए का मतलब उसमें प्रोटीन नहीं होती। यहाँ पर हमने देखा ना कि ये गुणसूत्रों के रूप में संगठित रहता है प्रोटीन के रूप में, तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए के साथ में जो है प्रोटीन नहीं होती, नग्न डीएनए होता है, वो नेक्ड डीएनए जो वर्ताकार रूप में मिलता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी डीएनए और आरएनए के बीच में। आपको वापस कर देती हूँ एक बार, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए दोनों ही जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पर कुछ कोशिकाओं में सिर्फ आरएनए ही होता है, डीएनए नहीं होता है, जैसे कि कुछ पादप वायरस और कुछ जंतु वायरस। और जिन कोशिकाओं में डीएनए है, जनरली कोशिकाओं में क्या होता है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, पर जिनमें डीएनए नहीं होता तो उन वायरसों में क्या होता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह यूज होता है। डीएनए कहाँ मिलता है, तो कोशिका के केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और गुणसूत्रों के मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है वो गुणसूत्रों में तो होता ही है, कोशिका द्रव्य में रहता है बिखरा हुआ साइटोप्लाज्म में, और केंद्रिका में और राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। डीएनए द्विरज्जु की संरचना होती है, जबकि आरएनए एकल रज्जु की होती है। डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में तो होते हैं सर्कुलर यानी कि वर्ताकार मिलता है, क्योंकि वो प्रोटीन रहित होता है, जबकि यूकेरियोट्स में वो जो है स्पाइरली कोइल्ड होता है, सर्पिलाकार जो है वलय के रूप में पाया जाता है। जैसे कि डीएनए द्विरज्जु की, एक ये कोई रज्जुक है, दूसरा कोई रज्जुक है, और दोनों रज्जुक जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ वलयित रहते हैं, यानी कि कोइल्ड रहते हैं सर्पिलाकार रूप में। जबकि आरएनए जो होता है एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एकल रज्जु की होता है, और एक ही इसमें रज्जुक मिलेगा, जबकि इसमें इसी तरह के दो रज्जुक होते हैं, और दोनों रज्जुक जो है एक दूसरे के साथ में क्या रहते हैं, कोइल्ड रहते हैं, यानी वलयित रहते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ जो है दोनों के प्रकार, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो दो प्रकार का था, तो ये प्रकार हो गया, उन प्रकारों के बारे में थोड़ी सी चीज हमने बात की। नेक्स्ट जो है वो है संगठन, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है, तो इस न्यूक्लिक एसिड का संगठन कैसा होता है, ये किससे मिलकर के बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में हम सबसे पहले संगठन की बात करेंगे डीएनए की, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को। डीएनए जो है एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, यानी कि दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर के डीएनए का निर्माण करता है। यानी कि डीएनए की अगर अपन मोटी मोटी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं डीएनए बनाती है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होंगी और वो क्या करेगी, डीएनए का निर्माण करेगी। यानी कि डीएनए में क्या होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, जो किससे बनी होगी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला किससे बनी है, वो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से बनी है। न्यूक्लियोटाइड यूनिट मिलकर के ही क्या बनाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स है। न्यूक्लियोटाइड इकाइयां, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां जो है वो मिलेगी तो उससे क्या बनेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो बनेगी, और इस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलकर के क्या बना देती है, दोनों एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनी, दूसरी बनी, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से क्या बनता है, डीएनए बनता है। जैसे कि ये कोई एक श्रृंखला है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मिलने से एक डीएनए अणु का निर्माण हो जाता है। ये एक अलग श्रृंखला है, जैसे मैं इसको नाम दे दूं ए और ये बी, तो ए और बी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, पर ये एक अकेली जो श्रृंखला, जैसे हम बात करें कि ये ए वाली श्रृंखला है, तो ए श्रृंखला किससे बनी है, ये भी छोटी छोटी, जैसे कि मान लो ऐसे छोटी छोटी इकाइयां थी वो जुड़ गई, और इन छोटी छोटी इकाइयों के जुड़ने से वो श्रृंखला बनी, ऐसे छोटी छोटी इकाइयां आई और इस तरह से ये श्रृंखला बन गई। और ये प्रत्येक जो इकाई है, छोटी इकाई, वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड इकाई कहलाएगी। कहने का मतलब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि क्या है, ये जो न्यूक्लियोटाइड इकाइयां है या न्यूक्लियोटाइड्स है, इनको क्या कहा जाता है, डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, न्यूक्लियोटाइड है। तो आगे अपनी बात आती है कि जो न्यूक्लियोटाइड है
वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ने मिलकर के डीएनए बनाया। और अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो खुद 3 प्रकार की 3 जो है उन पार्ट से मिलकर के बना होता है, 3 यूनिट से मिलकर बनेगा न्यूक्लियोटाइड। एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो खुद किनसे मिलकर बना है, एक न्यूक्लियोटाइड में खुद में 3 पार्ट होते हैं, 3 घटक होते हैं, 3 घटकों से मिलकर के बनता है। और उन घटकों के नाम है, पहला है नाइट्रोजनी सार, नाइट्रोजन सार। दूसरा जो है वो है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। तीसरा जो है वो है फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह जो N3PO4 है। तो ये तीनों मिलते हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह, तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब ये जो तीनों हैं इनके बारे में भी हमें डिटेल पढ़ना है। तो नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह, ये कैसे होते हैं, कैसे ये जुड़ते हैं, सब कुछ डीएनए की संरचना, उसकी प्रतिकृति और नेक्स्ट जो टॉपिक अपने बच्चे में है बाकी के वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको अगर ये क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।